इतिहास के कई अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने कई घातक वैश्विक महामारियों का सामना किया है। साल 1720 में प्लेग, 1820 में कोलेरा और 1920 में स्पेनिश फ्लू महामारी से संपूर्ण मानव जाति ने संघर्ष किया था। लेकिन वर्तमान समय की वैश्विक महामारी कोविड-19 पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, जिससे आप जान सकें कि हम इससे आज़ाद हुए हैं या नहीं। लेकिन कोरोना के इतिहास में जाने से पहले मैं मयंक प्रजापति आप सभी का एसके मीडिया न्यूज़ नेटवर्क की ओर से भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और देश को जल्द ही कोरोना मुक्त होने की कामना करता हूं। कोरोना एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 बीमारी वायरस से फैलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना अलग अलग वायरसों का समूह है जो बहुत जल्दी संक्रमित करता है। वायरस से होने वाली 50 से अधिक बीमारियों में नॉर्मल जुकाम, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, HIV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसी खतरनाक बीमारियां शामिल हैं, जिनका अभी तक पूर्णतः सफल इलाज संभव नहीं है। जानवरों से इंसानों में पहुंचने वाली इस संक्रमित महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 से हुई, लेकिन इस वायरस के पुरखे इस सदी की शुरुआत से ही सक्रिय रहे। सन 2002 में चीन के एक मछली बाजार से फैले SARS कोरोना वायरस ने प्रकोप मचाया था, जो कि चमगादड़, सांप व जलीय जीवों से इंसानों में फैला। इससे चीन, कनाडा, ताइवान, हांगकांग व अमेरिका सहित दुनिया भर में 700 से अधिक मौतें हुई और इसका आखिरी मामला सन 2004 में देखने को मिला। लेकिन सबके चलते WHO ने चीन की कड़ी आलोचना की थी। हाड़ौती व मालवा के सीमावर्ती क्षेत्र में सबसे बड़े परिसर वाले नून हॉस्पिटल ने कोविड-19 की शुरुआत से ही हाईटेक मॉनिटरिंग करके डॉक्टरों की स्पेशल टीम के साथ महामारी से संघर्ष किया। गंभीर महामारी के बीच पर्याप्त आइसोलेशन बेड व निःशुल्क जांच शिविरों की सेवा भी प्रदान की। कोरोना मरीजों की 95% रिकवरी रेट दर्ज कराने वाला वर्षों से सेवा देता आ रहा नून हॉस्पिटल हमेशा आपके साथ है। प्रशासन के साथ मिलकर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई और 50 सिलेंडर दैनिक क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत की। साथ ही स्थानीय व बाहरी लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। फिर SARS के ठीक 10 साल बाद 2012 में सऊदी अरब में MERS कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे, जो धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में फैलने लगा। MERS वायरस SARS की तुलना में थोड़ा कम घातक था। इसका आखिरी मामला 2015 में आया। MERS से लेकर कई खुफिया एजेंसियां दावा करने लगी कि MERS वायरस भी चीन की एक पुरानी खाद्यान में काम करने वाले मजदूरों को चमगादड़ों से हुआ था और उन्होंने ही इसे आगे संक्रमित किया है। हालांकि इस बात के ठोस प्रमाण न होने के कारण चीन के दोषी होने की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि चीन ने इस घटना की जानकारी WHO को नहीं दी और चीनी मीडिया ने भी सारे रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। इसी प्रकार नवंबर 2019 में चीन के हुआई प्रांत के वुहान शहर में SARS COVID-2 या नोवेल कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे। पहला मामला 17 नवंबर 2019 को हुबई निवासी 55 वर्षीय एक व्यक्ति का आया। दिसंबर के पहले हफ्ते तक धीरे धीरे वुहान शहर के लोग तेजी से निमोनिया जैसे लक्षणों से संक्रमित होने लगे और डॉक्टर भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। इसलिए इनके बॉडी टेस्ट के सैंपल वुहान की नेशनल बायोसेफ्टी लैब में भेजे गए। यहाँ चीनी वैज्ञानिकों ने आने वाले ग्लोबल खतरे की पहचान कर ली थी, लेकिन चीन सरकार ने बदनामी से बचने के लिए वैज्ञानिकों को सच बताने से मना कर दिया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बढ़ते मरीजों की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर लिन लेयांग ने
खतरा भांपते हुए अपने साथी डॉक्टरों व अन्य सभी लोगों को सचेत किया। इस प्रकार ये बात दुनिया भर में फैलने लगी और 31 दिसंबर 2019 को चीन ने मजबूरन WHO को 27 मामलों की जानकारी दी। अंग्रेजी नए साल का जश्न मना रही दुनिया को कहां पता था कि अब एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है और दुश्मन आंखों से दिखाई भी नहीं देता। इन सब के बाद भी चीन में गुप्त रूप से वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इस वायरस की जांच चल रही थी। ये लैब पिछले कई सालों से अलग अलग वायरस पर रिसर्च के कारण विश्व स्तर पर प्रख्यात है। अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य महाशक्तियां व सभी खुफिया एजेंसियां इस घटना को विश्व जैविक युद्ध के रूप में देखकर चीन पर निशाना साध रही है। हालांकि चीन की हरकतों से साफ साबित होता है कि कोरोना वायरस या तो वुहान लैब से किसी प्रकार लीक हुआ या फिर वुहान के सी फूड मार्केट में बिकने वाले चमगादड़, मछली, सांप, ऊंट, नेवला, बिल्ली और अन्य जानवरों के मांस से इंसानों में फैला है। नए साल के दूसरे हफ्ते तक पूरे चीन में अपने पैर पसार चुका कोरोना अब चीन की सरहद से बाहर निकलने की फिराक में था। चीन से बाहर कोरोना का पहला मामला थाईलैंड में आया। उधर चीन में कोरोना के बारे में पूरी दुनिया को बताने वाले डॉक्टर ली भी उसके शिकार बन गए और दम तोड़ दिया। समय बीतने के साथ 30 जनवरी 2020 तक WHO की रिपोर्ट के अनुसार कुल 7,500 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो कि 20 देशों में फैले थे। इसमें वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र भी था, जो भारत के केरल राज्य के त्रिचूर का मूल निवासी था और वुहान से संक्रमित अवस्था में ही छुट्टी मनाने के लिए भारत लौट आया। इस तरह भारत में भी कोरोना ने एंट्री कर ही ली। 31 जनवरी 2020 से भारत ने अपने देशवासियों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। उधर केरल में रोगी बढ़ने से 3 फरवरी को केरल सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया। अब भारत सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए थे। विदेशियों, विशेषकर चीनियों के सभी प्रकार के वीजा रद्द कर दिए। इसी समय भारतीय वायुसेना एयरलिफ्ट का कार्य तेज कर दिया और नौसेना ने भी अपना मिशन सागर चलाया, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को पुनः भारत लाया जा रहा था। आधी फरवरी निकलने के साथ ही WHO और चीन ने संयुक्त रूप से वायरस की जांच शुरू कर दी। 27 फरवरी को भारत द्वारा अंतिम एयरलिफ्ट किया गया। इधर मार्च शुरू होते ही भारत के दिल्ली तक कोरोना का काला साया पहुंच गया था। 2 महीने से हो रहे वैश्विक प्रकोप को देखकर 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को हौसला देते हुए ट्वीट किया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय व राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन यह बात गलत साबित हुई, क्योंकि ट्वीट के अगले ही दिन 22 नए मामलों की पुष्टि हुई और इस घटना के बाद स्क्रीनिंग का कार्य तेज गति से बढ़ा दिया गया। नगर परिषद भैंसोदा की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना लहरों में भैंसोदा नगर परिषद द्वारा नगर वासियों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई, लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर के प्रति जागरूक किया। संक्रमण से बचाव के लिए नगर में समय समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। भैंसोदा मंडी के कोविड सेंटर में लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद कर संबल दिया। सूचना नगर परिषद द्वारा अपील की जाती है कि लोग संभावित तीसरी कोरोना लहर के लिए जागरूक रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन नियमित रूप से करें। उधर कोरोना दुनिया के करीब 100 से ज्यादा देशों में छा गया और अपना असर 1 लाख से अधिक लोगों पर दिखा रहा था। भारत में भी इसने गति पकड़ ली और 13 राज्यों में फैल गया, जिनमें से सर्वाधिक संक्रमित इटली, ईरान और अमेरिका से भारत पहुंचे नागरिक थे। अब 11 मार्च को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिसीज 2019 और ये खतरे की घंटी थी पूरी मानव जाति के लिए।
अब उन्हें स्वयं के लिए स्वार्थपूर्ण संघर्ष छोड़कर एक हो जाने का समय था और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी। भारत में अपना असर दिखाते हुए कोरोना ने 12 मार्च को कर्नाटक के कलबुर्गी निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग की जान ले ली और ये शुरुआत थी भारत में होने वाली खतरनाक मौतों के तांडव की। इसी दिन हरियाणा ने भी कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया और अगले दिन ओडिशा ने भी आपदा घोषित किया। इन्हीं दिनों कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा 123 साल पुराने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को लागू करने की मांग उठने लगी। दरअसल ये एक्ट 1897 में पूना और बंबई में फैली प्लेग महामारी पर नियंत्रण व राहत के लिए अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया, लेकिन यह एक्ट भारत के इतिहास के काले कारनामों में शामिल रहा। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार में खुले तौर पर इस एक्ट की आड़ में चल रही अंग्रेजी मिलिट्री की बर्बरता की कड़ी आलोचना की तो उन्हें राजद्रोह के प्रकरण में बंदी बना लिया था। लेकिन आज़ादी के बाद इस एक्ट को 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू, 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया, 2018 में बड़ोदरा में कॉलेरा व 2020 में कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के समय लागू किया गया। इसी बीच भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस एक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। WHO व भारत सरकार की घोषणाओं का विरोधाभास सभी लोगों की समझ से परे था। लेकिन अब भारत उस स्थिति में पहुंच गया जब हर शहर, गांव व कस्बे में कोरोना दस्तक देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोरोना किस राज्य और देश में अधिक हो, ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी और महाराष्ट्र इसमें केरल को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गया। अब धीरे धीरे सभी जगहों के वीरान होने का समय आ रहा था। दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की और 31 मार्च तक सभी सार्वजनिक स्थल बंद रखने का आदेश जारी किया। अब वो दिन भी आ गया जब कोरोना को भारत में आए 50 दिन पूरे हुए और इसके प्रकोप को देखते हुए 19 मार्च के दिन प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की और 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च के उस रविवार को लगा मानो भारत थम सा गया हो। इस दिन राज्य राजस्थान में धारा 144 का उल्लंघन करते वो कोई जनता कर्फ्यू नहीं है ऐसी अफवाह फैलाते 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों में कोरोना इतना प्रचलित हो चुका था कि गोरखपुर में जनता कर्फ्यू के दिन जन्मी बच्ची को नाम ही कोरोना रख दिया। उस दिन पूरे देश के नागरिकों ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली, थाली व घंटियां बजाई। पूरा भारत शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए एक साथ गुंजायमान हो उठा। ये शंखनाद था कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का। उस दिन मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से जनता के संपर्क में थे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी व मीडिया कर्मी जैसे अनगिनत लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। चाहे रात 9 बजे #जनता कर्फ्यू समाप्त हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलिब्रेशन शुरू कर दें। इसे सफलता न माने, यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। ये बात कहकर प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया था कि अभी जनता कर्फ्यू के बढ़ने और संपूर्ण लॉकडाउन लगने की पूर्ण स्थिति है। जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। हालांकि इन सब में बेचारे दैनिक वेतन पर पूर्ण रूप से निर्भर श्रमिकों और जनता की आवश्यक आपूर्ति पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया और लॉकडाउन सफल बनाने का दायित्व पुलिस प्रशासन को सौंपा। इसी समय भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की और भारतीय संस्कृति से विश्व को अवगत कराया। दूसरी तरफ विश्व में अमेरिका, स्पेन, चीन व इटली में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट की स्थिति इंसानी बस्तियों को शमशान में बदल रही थी। 27 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा PM केयर फंड की शुरुआत की गई, जो महामारी से बचाव के लिए
सहायता राशि प्राप्त करने हेतु बनाया गया। कई बड़ी हस्तियों से लेकर आम आदमी तक इसमें अपने स्तर पर सहयोग कर रहे थे। अचंभे की बात थी कि भारत की जीडीपी 23.9% हो गई थी, लेकिन फिर भी इस फंड के लिए 5 दिन में 3000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। इस बात से ये तो पता चलता है कि भारत एक समृद्धशाली विकासशील देश है। 31 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन से तबलीगी जमातियों की बहुत बड़ी धार्मिक मंडली को कोरोना पॉजिटिव पाया, जिससे देश में धार्मिक राजनीति ने रुख ले लिया और विवादों के बीच भी कोरोना को जैविक युद्ध या आतंकवादी गतिविधियों या कई अन्य उपनामों से जाना गया। धर्म के कट्टर लोगों में द्वेष उठने से भारत समस्याओं के बीच भी गंदी राजनीति का शिकार हुआ। तबलीगी जमातियों के प्रकरण के बाद भारत में लॉकडाउन की स्थिति में भी तेजी से वायरस फैलने लगा। तेलंगाना, दिल्ली व तमिलनाडु हॉट स्पॉट बनने लगे। उधर भारत में मजदूर अपने घरों की ओर भूखे प्यासे व नंगे पैर पलायन कर रहे थे। तब अभिनेता सोनू सूद ने हर प्रकार से श्रमिकों की सहायता की और उन्हें सुविधापूर्वक सही सलामत उनके घर पहुंचाया। यही वक्त था जब लोगों ने इंसानियत का श्रेष्ठ रूप देखा। डॉक्टरों, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और समाज सेवी भामाशाहों ने अपना दायित्व निभाया। अपने अपने क्षेत्र में सभी सामर्थ्यवान लोग अपने अपने स्तर पर लोगों तक आवश्यक सामग्रियां कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुंचाने लगे। इसी बीच जनता की निराशा में आशा के दीप जलाने का सुविचार प्रधानमंत्री जी ने दिया। शुभम करोति कल्याणम रोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। 6 अप्रैल को रात 9 बजे पूरे भारत में घर घर में दीपक जलाए गए। इसमें धार्मिकता न होकर भारतीयता होने के कारण पूरे भारत ने जगमगाकर अपनी एकता का परिचय पूरे संसार को दिया। इन सब के बीच 12 अप्रैल को पीएम केयर फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जो कि मुख्यतः कांग्रेस व उसकी सहयोगी दलों ने की थी। उधर मरीज लगातार बढ़ने की वजह से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया और इसी समय कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी नाम का एक अस्थायी इलाज सामने आया, जिसकी खोज 1890 में मेडिसिन में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मनी के इमिल वॉन बेहरिंग ने की। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन तो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ अफवाह और अंधविश्वास में भी पूरी तरह से उलझ चुके थे। फिर 1 मई को पुनः आदेश आया कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है। वहीं मेडिकल स्टाफ में जोश भरने के लिए भारतीय सेना ने 3 मई को पुष्प वर्षा करके अपनी भावना व सम्मान व्यक्त किया। अपना इतना सम्मान देखकर सभी डॉक्टर भावुक हो उठे। लॉकडाउन से तंग आ चुके लोग 17 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 16 मई को भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया और 85,940 मामले सामने आए, जिस वजह से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इस तरह भारत का ये 75 दिनों का लॉकडाउन विश्व का सबसे लंबा लॉकडाउन बन गया। इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हमारी धरती को बरसों बाद आराम करने का मौका मिला और प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होने से पर्यावरण में भी सुधार होने लगा। जीवन में व्यस्त लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली से समय बिताने लगे और घर पर रहकर ही नई नई गतिविधियां भी की। 5000 पुष्ट मौतों के बाद इतना लंबे लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से खोलना अब एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भारत में 606 मामले व 10 मौतें थी और ये आंकड़ा लॉकडाउन के बाद 25,000 से अधिक मामलों व 7,200 मौतों तक पहुंच गया। 12 जून को 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 17 जून को केवल दिल्ली व मुंबई में मिलाकर 200 मौतें होने से खतरा और बढ़ गया। अब कोरोना पर विजय प्राप्त न होने तक प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही एक आखिरी रास्ता बचा था। लेकिन एसके मीडिया आभारी है उन सभी का जिन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन को सुचारू रखते हुए भी किसी को कोई कमी न होने दी।
हॉस्पिटल भवानी मंडी की ओर से सभी नगरवासियों व क्षेत्र वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व हॉस्पिटल परिवार की ओर से देश के कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। अपनी संस्कृति के अनुरूप भारत इस कलियुगी दुनिया में भी वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और इसका सशस्त्र बल युद्ध के साथ शांति और सेवा भी भलीभांति जानता है। भारतीय सेना ने वंदे भारत मिशन के माध्यम से 6,87,000 भारतीयों को विदेशों से लाने का काम किया और ऑपरेशन संजीवनी से 62 टन एंटीबायोटिक दूसरे देशों में पहुंचाई। इस तरह के कई कार्यों से भारत दुनिया के 150 से भी अधिक देशों की मदद कर रहा था। जुलाई की शुरुआत में रोज 20,000 नए मामले सामने आने लगे और 18,000 मौतें हो चुकी थी। 10 जुलाई को एक ही दिन में 25,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद आंकड़े और मौतें दोनों के दोनों बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी और रोज 25,000 मामले सामने आ रहे थे। अगस्त के पहले हफ्ते में भारत में कुल 20,27,000 मामले सामने आ चुके थे। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों व डॉक्टर अपनी रिसर्च करके कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुट गए थे। इसी बीच 11 अगस्त 2020 को रसिया ने पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया और ट्रायल शुरू कर दिया, जबकि अमेरिका ने गुप्त रूप से जुलाई में बना चुकी अपनी वैक्सीन को अब जग जाहिर किया और इस तरह वैक्सीन को लेकर भी वैश्विक कूटनीति चलती रही। इधर भारत में 9 अगस्त को लोकसभा व राज्यसभा के आए बिलों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व लगभग पूरे देश के किसान आंदोलन पर उतर आए। इन सब के बीच भारत 5 सितंबर तक 4 मिलियन मामलों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया और 16 सितंबर तक ये आंकड़ा 5 मिलियन के पार कर चुका था। 24 सितंबर को किसानों ने पंजाब में ट्रेनें रोक दी। मौत का कोहराम 27 सितंबर तक विश्व भर में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया और भारत अब भी 6 मिलियन मामलों के साथ शीर्ष पर बना हुआ था। 11 अक्टूबर को 7 मिलियन और 29 अक्टूबर को 8 मिलियन कोरोना केसेस के साथ भारत शीर्ष पर था, लेकिन 30 अक्टूबर तक विश्व में 45 मिलियन कुछ मामले व 1.2 मिलियन मौतें हो चुकी थी और अमेरिका 9 मिलियन केसेस के साथ शीर्ष पर आ गया। 14 नवंबर को दिवाली का त्यौहार कोरोना गाइडलाइन के तहत फीका पड़ने के बाद 19 नवंबर को भारत 9 मिलियन का आंकड़ा छू गया। भारत दोहरी मार झेल रहा था, एक तो मौतों का तांडव और ऊपर से अन्नदाता की नाराजगी। 25 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की ओर जाने लगे और 29 नवंबर को दिल्ली की घेराबंदी कर सभी बाहर जाने के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। उधर नवंबर के अंत तक दुनिया में 60 मिलियन मामले सामने आ चुके थे। दिसंबर में भारत भी 10 मिलियन मामलों का आंकड़ा पार कर गया और जाते जाते साल एक पुराना घाव हरा करते हुए दिसंबर में ब्लैक फंगस के 44 केस और 9 मौतें दे गया, जिससे कोरोना के डर में बढ़ोतरी हो गई। इस तरह आखिरकार 2020 का अंत 1.7 मिलियन मौतों के साथ हुआ और अब विश्व डरते डरते एक नई उम्मीद से 2021 को देख रहा था। साल 2021 खुशखबरियों से शुरू हुआ। 1 जनवरी को DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के प्रयोग पर मंजूरी दी। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई थी तथा 2 जनवरी को DCGI ने IMRO इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया बायोटेक द्वारा पूर्णतः भारत निर्मित कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी। भारत को इन दिनों वैक्सीन को बनाने में कुल 4.9 बिलियन US 35,000 करोड़ का खर्च आया और इन वैक्सीन का ट्रायल मनुष्य से पूर्व चिंपांजियों पर किया गया था। 16 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण शुरू हो गया और सबसे पहला टीका AIIMS में काम करने वाले मनीष कुमार को लगाया गया और इसी तरह वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाला पहला वर्ग भारत के वो 30 मिलियन का मेडिकल स्टाफ था जो दिन रात कोविड मरीजों की सेवा में जान की परवाह किए बगैर लगा हुआ था।
इतने वक्त अब थोड़ी राहत मिली थी और टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चलने लगी। मार्च आने पर सरकार का ढीलापन सामने दिखाई देने लगा, क्योंकि सरकार ने अब तक केवल 14 मिलियन मेडिकल स्टाफ का ही टीकाकरण किया था। 24 मार्च को एक बुरी खबर सुनने को मिली, जो ये थी कि भारत में कोरोना वायरस का ड्यूअल म्यूटेशन देखा गया। आपको बता दें कि म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वायरस अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, और वेरिएंट का मतलब होता है वायरस का नया रूप। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 45 प्लस से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसी समय लोगों में भ्रांति फैलने लगी कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों की मौतें हो रही है, जबकि ये बात पोस्टमार्टम में पुष्ट नहीं हुई और मौत के अन्य कारण सामने आए। जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीनेशन से मौतें होती तो हमारे देश का पूरा मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स अब तक हमें सेफ नहीं दे रहे होते। प्रधानमंत्री ने समय समय पर मन की बात कार्यक्रम से घोषणा की कि मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने, अपनी जिम्मेदारी समझकर वैक्सीन लगवाएं और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। इस पर विपक्षी दलों ने वैक्सीन को लेकर चल रही कालाबाजारी की ओर ध्यान आकर्षित करवाया, और इस कालाबाजारी को मुख्य रूप से केजरीवाल की दिल्ली सरकार में देखा गया। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने वैक्सीन महोत्सव के लिए आह्वान किया, जो कि 11 से 14 अप्रैल को चलाया गया। इस वैक्सीन महोत्सव के बाद 111 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। इसी बीच 12 अप्रैल को रूस से स्पुतनिक 5 वैक्सीन को भी लाया गया, जिससे वैक्सीनेशन का कार्य अधिक तेजी से होने लगा। हालांकि इस वक्त तक कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी थी। 15 अप्रैल को 2,01,000 मामले सामने आए और 18 अप्रैल को कुल मामले 15 मिलियन तक पहुंच गए। इस वक्त सरकार का पूरा ध्यान महामारी से हटकर बंगाल चुनाव में लग गया और बेधड़क चुनावी रैलियां चलने लगी। आग में घी डालने का काम उत्तराखंड में चल रहे कुंभ मेले ने कर दिया। लोगों की सांसें रुक रही थी, सरकार के पास ऑक्सीजन और वेंटिलेटर कम पड़ रहे थे, पूरी व्यवस्था गड़बड़ा सी गई थी। 22 अप्रैल तक 16 मिलियन, 26 अप्रैल तक 17 मिलियन, 29 अप्रैल तक 18 मिलियन मामले दर्ज हो चुके थे। चीन ने भारत को मदद का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मुकर गया। हालांकि पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन इसमें भी लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी। इस बीच एक सवाल मन को बहुत परेशान कर रहा था कि ऑक्सीजन व वैक्सीन की कालाबाजारी करने वाले मरने के बाद कितना पैसा अपने साथ ले जा सकते हैं। अब तक पूरी दुनिया को मदद करने वाला भारत जब संकट में आया तो कई देशों ने उसे सहारा दिया। इसमें आयरलैंड, यूके, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व कई अन्य यूरोपियन देश शामिल थे, और सऊदी अरब ने 800 मिलियन टन ऑक्सीजन व कुवैत ने ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर भेजकर विशेष मदद की। 28 अप्रैल से 18 से 45 साल वालों के टीकाकरण का पंजीयन आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू हो गया, और पहले ही दिन 13.3 मिलियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मई के पहले सप्ताह में रोज 4 लाख केस सामने आने लगे और 9 मई तक कुल 22 मिलियन केस सामने आए, जो कि बढ़कर 22 मई को 23 मिलियन, 14 मई को 24 मिलियन, 18 मई को 25 मिलियन, 21 मई को 26 मिलियन, 26 को 27 मिलियन और 31 मई को 31 मिलियन हो चुके थे। मई में ब्लैक और कोवाइड के बाद अब येलो फंगस सामने आया, जो तेजी से और खतरनाक रूप से फैलता है। अब कोरोना अपने नए नए वेरिएंट बना रहा था, जिसमें इंडिया का डेल्टा, डेल्टा प्लस व वाई जैक वेरिएंट और यूके का नोरो वेरिएंट प्रमुख रूप से बहुत खतरनाक। इन सब के बीच विवादों में रहा पीएम केयर फंड के खिलाफ दायर याचिका को 19 मई को खारिज कर दिया गया। पहली व दूसरी दोनों कोरोना लहर में डॉक्टरों ने प्रमुख रूप से जिम्मेदारी निभाई।
आपको बता दें कि हमारे 1,80,06,56 डॉक्टरों ने 15 घंटे पीपीई किट, मास्क व ग्लव्स पहनकर काम किया है। ये सब पहनते हुए वो पसीने में इतने लथपथ रहते थे कि शरीर का पूरा पानी बाहर निकल जाता था और गंभीर रूप से बीमारी भी हो सकती थी। लोगों को बचाते बचाते और कभी अपनों को खोते हुए कई संक्रमित होने के बावजूद संक्रमण के बीच रहकर लोगों की जान बचाने वाले सभी डॉक्टरों के इस जज्बे को एसके मीडिया सलाम करता है। जो लोग चल बसे वो आंकड़ों का जिंदा दस्तावेज छोड़ गए सरकार के असफल होने का। हमारे देश की जीडीपी का केवल 3.6% ही स्वास्थ्य पर खर्च होता है। यहाँ के प्रतिनिधि ही ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाते, केवल गंदी चुनावी राजनीति करते रहते हैं। पहली लहर के बाद कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण भारत दूसरी लहर का भी हिस्सा बना और तब पूरी दुनिया को हमारे बेकार स्वास्थ्य ढांचे की बात दिखाई दी। हालांकि इन सब के बीच सबसे सुरक्षित जगह 3000 लोगों की आबादी वाला गांव शेखपुरा, जिला सीकर, राजस्थान रहा, जहां दोनों लहरों में कोई कोरोना का केस नहीं आया। अब भारत में तीसरी लहर दस्तक दे रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर में कोरोना वायरस अपना व्यवहार लगातार परिवर्तित कर नए नए वेरिएंट से संक्रमित करेगा। 27 जुलाई को 44,000 नए मामले सामने आए और केरल में केवल 22,000। 31 जुलाई तक कुल 3,16,00,000 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान कप्पा वेरिएंट के 14 केस व केरल में जीका वेरिएंट के 23 केस साफ साफ तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। WHO के अनुसार इंडियन वेरिएंट डेल्टा भी 104 देशों में फैल चुका है। भारत में अभी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु सबसे अधिक सक्रिय राज्य हैं। अब अक्टूबर तक इंडिया में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें वायरस अपने अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित करेगा। लेकिन इसका संक्रमण तेजी से होने के बावजूद ये कम घातक बताया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही ध्यान न दें। ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस अधिकतम 5 पीढ़ियों तक विकसित हो सकता है और उसके बाद वो खुद खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे में देश को अपने आर्थिक नुकसान को प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रों की कमाई से भरपाई करना होगा। और इसी के साथ फिर से अलविदा लेते हैं आप सभी से। एसके मीडिया की ओर से अपील की जाती है कि आप सभी तीसरी संभावित बताई जा रही लहर के लिए सक्रिय रहें, जागरूक रहें और कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते रहें। मैं हाजी फखरुद्दीन, सुयस हॉस्पिटल चेयरमैन, आज स्वतंत्रता दिवस 75वां मनाने जा रहे हैं और इसी पर्व पे और रक्षाबंधन के पर्व पे मैं देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और कोरोना काल में जो हमारे सुयस हॉस्पिटल व यहाँ के स्टाफ ने और डॉक्टरों ने जो बिना अपनी जान की परवाह किए कोरोना काल में जो काम किए और पेशेंट को राहत पहुंचाई। सुयस हॉस्पिटल डायरेक्टर, हमें गैस कहीं से भी मंगवाना पड़ी, चाहे रोज़ गाड़ी हमें इंदौर भोपाल भेजना पड़ी, वहाँ से हमने गैस लाके सस्ती दरों पे मुहैया कराई और आज हमारी भैंसुदा मंडी, भवानी मंडी कोरोना से बहुत लाभान्वित हुई है। शुक्रिया। मैं नाथूलाल गहलोत, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत भैंसुदा, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इनके द्वारा पंचायत कार्यकाल में भैंसोदा ग्राम के चहुमुखी विकास के अनेक कार्य किए हैं एवं कोरोना काल में लोगों की सहायता एवं विभिन्न प्रकार के लाभदायक कार्य किए हैं। मैं पप्पू मीणा, कांग्रेस IT सेल विधानसभा उपाध्यक्ष, मालीपुरा नगर परिषद भैंसोदा की ओर से सभी नगरवासियों व जिले वासियों को
75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं व आशा करता हूं कि जल्द से जल्द देश व विश्व कोरोना मुक्त हो जाए। मैं राणा प्रधान सिंह की ओर से सभी नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नरेश कुमार विश्वकर्मा ग्लास हाउस की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी नगरवासियों व जिला वासियों व देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुल्तान सिंह चौहान भवानी मंडी पंचायत समिति और मेरे आसपास की ग्रामीण पंचायतों को और नगरवासियों को देश को पूरे स्वतंत्रता दिवस पे शुभकामनाएं और रक्षाबंधन भी के लिए भी पूरा देशवासियों को शुभकामनाएं मेरे परिवार की और मेरे पंचायत समिति की तरफ से। ग्राम पंचायत पंडेरिया, जनपद पंचायत गरोठ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश की ओर से समस्त ग्रामवासियों एवं देशवासियों को देश के 75वें आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु गीताबाई गरासिया सरपंच, सूरजमल गरासिया सरपंच प्रतिनिधि, राजेंद्र व्यास सचिव। ग्राम पंचायत दसोरिया, जनपद पंचायत गरोठ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश की ओर से समस्त ग्रामवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मांगीलाल चौहान सरपंच, गंगा सिंह परिहार सरपंच प्रतिनिधि। समस्त नागरिकों को 75वें आजादी दिवस की शुभकामनाएं व देश के कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। सूचना सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि अपने बिजली बिलों का भुगतान अवश्य रूप से समय पर करें। शुभेच्छुक KR व्यास कार्यपालन यंत्री, पवन अग्रवाल सहायक यंत्री, बिजली विभाग गरोठ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। महेंद्र तारणेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ, भानपुरा, जिला मंदसौर की ओर से समस्त देशवासियों व नगरवासियों को 75वें आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही पूरे देश व विश्व के कोरोना मुक्त होने की कामना करता हूं। शुभेच्छुक महेंद्र तारणेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ, भानपुरा, जिला मंदसौर। फूल सिंह परस्ते अनुविभागीय अधिकारी गरोठ, भानपुरा की ओर से समस्त जिले वासियों व देशवासियों और पुलिस कर्मियों को 75वें आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभेच्छुक फूल सिंह परस्ते अनुविभागीय अधिकारी गरोठ, भानपुरा। ग्राम पंचायत गुराड़िया माता, जनपद पंचायत गरोठ, जिला मंदसौर की ओर से देश के 75वें आजादी दिवस की सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व विश्व के कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। शुभेच्छुक अंतरबाई चौहान सरपंच, रणजीत सिंह चौहान सरपंच प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत हतूनिया, जनपद पंचायत गरोठ, जिला मंदसौर की ओर से समस्त ग्रामवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक निर्मला पाटीदार सरपंच, किशोर पाटीदार सरपंच प्रतिनिधि, श्यामलाल परमार सचिव। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों व ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभेच्छुक बालचंद धाकड़, तहसील अध्यक्ष, पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट, भवानी मंडी। कमलेश सिंगार थानाधिकारी भानपुरा की ओर से समस्त जिलेवासियों व देशवासियों के साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को 75वें आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभेच्छुक कमलेश सिंगार थानाधिकारी भानपुरा। घनश्याम गुर्जर मित्र मंडल धनोधा, जिला राजगढ़ की ओर से समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सुरेश यादव नगर परिषद अधिकारी भैंसोदा की ओर से सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश यादव CMO भैंसोदा। भैंसोदा बीजेपी मंडल अध्यक्ष सौदान गुर्जर की ओर से सभी क्षेत्र वासियों व जिले वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही SK मीडिया परिवार की ओर से 15 अगस्त को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य की कामना।
श्याम गुर्जर पूर्व सरपंच भैसोदा की ओर से सभी नगरवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व देश के जल्द से जल्द कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। समाज सेवी राजू बसवाल की ओर से सभी नगरवासियों व देशवासियों को 75वें आसवे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभेच्छुक RM ऑटोमोबाइल, रामनगर, भवानी मंडी। रितेश नागर चौकी प्रभारी भैंसोदा मंडी की ओर से सभी नगरवासियों व देशवासियों व समस्त पुलिस कर्मियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आशा करते हैं कि जल्द ही देश कोरोना मुक्त हो। रूप सिंह बैस चौकी प्रभारी गांधी सागर की ओर से सभी नगरवासियों, जिलेवासियों व समस्त पुलिस कर्मियों को 75वें आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आशा करते हैं कि जल्द से जल्द देश कोरोना मुक्त हो सके। मोहसिन अशफाक कुरैशी सदर अंजुमन इस्लामिया स्कूल कमेटी भानपुरा की ओर से 75वें आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व देश के जल्द से जल्द कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। कैलाश बोहरा नगर पालिका अध्यक्ष भवानी मंडी की ओर से सभी नगरवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व देश के कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। युवा कांग्रेस नेता सौभाग्य लौर की ओर से 75वें आजादी दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा कांग्रेस नेता सुदीप सालेचा की ओर से सभी नगरवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। नारायण सिंह चौहान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भवानी मंडी की ओर से सभी जिले वासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजुमन इस्लामिया स्कूल कमेटी भानपुरा की ओर से सभी नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहसिन अशफाक कुरैशी सदर। ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर जनपद पंचायत मंदसौर की ओर से सभी नगरवासियों और ग्रामवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा राकेश यादव जिला पंचायत सदस्य व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भैंसोदा की ओर से सभी नगरवासियों व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नगरपालिका भवानी मंडी की ओर से सभी नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जल्द से जल्द देश के कोरोना मुक्त होने की कामना करते हैं। वहीं संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी नागरिक जागरूक रहें व कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें।